जी हाँ प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर आपको जारी कर दी गई है। 22-23 के लिए कक्षा 8वीं का हम यहाँ पर विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपको पुस्तिका दी गई है, ये देखिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी वर्ष 2022-23 को आपको यो कंप्लीट करने को दी गई है। तो इस वीडियो में आपको विज्ञान गणित और समाज विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 8th ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर पहले विज्ञान दिया गया है, फिर इसके बाद गणित है, फिर इसके बाद समाज विज्ञान है। ओके, तो पहले हम विज्ञान का कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद गणित का और समाज विज्ञान का करेंगे। तो चलिए पहले विज्ञान में देखते हैं कितने आपके टोटल चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे विज्ञान में टोटल आपके जो चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 से 16 तक का उत्तर मिलने वाला है। ओके, और एक ही वीडियो में मिलेगा और कहीं आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ही वीडियो में 1 से 16 तक का सॉल्यूशन आपको कक्षा 8वीं विज्ञान का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो पहला पार्ट है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो प्रश्न क्रमांक 3 तक है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखोगे कि पहला प्रश्न क्या है कि फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुख्यतः फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ओके, तो यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण तो दो भागों में बांटा गया है ना। तो प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, दो उदाहरण धान सोयाबीन, दूसरी है रबी फसल, ये गेहूँ चना है, और तीसरी वैसे होती है आपकी जायद फसल। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो। ओके, जायद फसल, जिसमें आपको क्या कर लेना, गेहूँ कर लेना, सॉरी गेहूँ नहीं, इसमें आपको गन्ना कर लेना है ना, कपास कर लेना है। तो ये आपकी जायद फसलें हो जाएंगी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखें और लिखेंगे कि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ओके, आपको इससे जो क्वेश्चन पेपर है प्रश्न 1 से 16 तक के पार्ट 1 से 16 तक का आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF के लिए आपको क्या करना है, चलिए वो प्रोसेस बता देता हूँ। उस प्रोसेस के बाद आपको ये वीडियो पूरा बताया जाएगा। अगर आप वो प्रोसेस नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आप थोड़ा इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए प्रोसेस देख लीजिए। छात्रों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF के लिए आपको देखिए कक्षा 8वीं की विज्ञान गणित एक साथ ही मिल जाएगी, विज्ञान गणित और समाज विज्ञान की। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, इसके आपको सर्च बार में सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सर्च करना रहेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके, तो ये बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए क्या सर्च करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ये सर्च कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको नीचे चलते जाना। अगर PDF डाउनलोड करना है ना, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप नीचे आते वक्त नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कक्षा 8 के बाद ये लिख देना है लास्ट में SK टीच। ओके, ये लिखना है SK टीच। ओके, देखिए जैसे ही मैं अब ये सर्च करूँगा ना, देखिए तो अब ठीक है बच्चों, तो ये आपको सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 SK टीच। ये ध्यान रखना लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा SK टीच, नहीं तो आप नहीं डाउनलोड कर पाओगे। ओके, जैसे मैं लिखूंगा ना तो हो सकता है कि आपको 1-2 वीडियो देखें, तो यहाँ पर आपको ये 3, 4, 5 वीडियो देखेंगी या और कुछ देर बाद आपको ऊपर ही दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये SK टीच वेबसाइट है। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 8th ग्रेड वर्क बुक कक्षा 8 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत, गणित। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे
तो यहाँ पर जो पार्ट है आपका, है ना, विज्ञान पार्ट 16 है, 14 है, 13 है, 11 है, 15 है। ये क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आंसर। धीरे धीरे यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप समाज विज्ञान का देख पा रहे हो। चलिए मैं अब विज्ञान का आपको आगे का बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे PDF डाउनलोड करना है। फिर भी आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवाते चलता हूँ। तो प्रश्न 4 का उत्तर आपको बच्चों यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ओके, तो एक प्रश्न 4 है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं। तो ये विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर आप पैराग्राफ 1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। ओके, इसके बाद से देखिए प्रश्न चाहे खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ हैं, है ना। तो इसका आप उत्तर आप अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 का पैराग्राफ 1 देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर हमने आपको ये उत्तर प्रोवाइड करा दिया है, खाद को देने से फसलों में निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेना। छात्रों, इसके बाद एक ये प्रश्न चाहे कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे, है ना। तो यदि फसल के दोनों दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है। भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी की कमी आ जाए तथा कीटों जीवाणु से सुरक्षा हो जाती है। ओके, इस प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। PDF मैंने बता दी है कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, जब तक हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप उर्वरक लिखोगे और यहाँ पर आप खाद लिखोगे, ये डिवाइडर खींच दोगे। यहाँ पर देखोगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यहाँ पर लिखोगे गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है क्या, खाद। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। चौथे पॉइंट में आप लिखना, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती हैं और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि इसका आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना है तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 की सारणी 1.1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। इसमें है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट घिरनी, दूसरा है चैन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र। ओके, ये आपका यहाँ पर 9 का उत्तर हो जाएगा। 9 का बा का उत्तर देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद टपक सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको ये तंत्र का ये चित्र बना देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका सिंचाई तंत्र का यहाँ पर बच्चों चित्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आप बना लोगे। चलिए, ओके, बना लोगे ना। चलिए, इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का प्रश्न 10 है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की जाती है। तो इसके बाद हम आप देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 के उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताना है। तो ये आपको इसमें क्लियरली आंसर सही से नहीं लिखा है, तो इसके लिए आप चाहें तो PDF का आप देख लें। PDF में जो अपडेटेड आंसर रहेंगे वही आपको मिलेंगे। आप चाहें तो PDF की जो मैंने प्रोसेस बताई थी वो देख लीजिएगा। तब तक आप प्रश्न 2 का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ये राइजोपस का
चित्र देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये दूसरा, ये सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है, तो ये कवक वर्ग में आता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक दवाइयों डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए और जब आवश्यक हो तभी हमें प्रतिजैविक का उपयोग करें। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा, दही न जमने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखोगे क्योंकि रेफ्रिजरेटर कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। इस तरीके से इसका उत्तर लिखोगे। अगला देखिए 5, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनके उपयोगों की सूचीबद्ध करिए। तो वे सूक्ष्मजीव जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 देखिए, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और शरीर को ये बताता है अगर वही सूक्ष्मजीव आपके शरीर में पुनः प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इस तरीके से 6 का उत्तर लिखोगे। 7वां देखिए कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली ने निम्न प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर आप पहला देखोगे, आटे की फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर आप देखना चाहते हो तो प्रश्न क्रमांक आपको 19 व 20 विषय वस्तु दही ब्रेड का बनाना है, उत्तर खोज कर आपको लिखना है। नहीं तो आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे पहले का कि आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है ना। तो इसका उत्तर लिखोगे, ईस्ट श्वसन के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है, यानी कि उत्पादित करते हैं मतलब कि निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कि ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जैसे कि ब्रेड। अगला देखिए, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रश्न 8 के बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन चक्र का ये आरेख दिख रहा है। इस तरीके से आपको नाइट्रोजन चक्र बना देना है। यहाँ पर आपको पौधों द्वारा अवशोषण, फिर ये आपको हो जाएगा जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये कर लेना उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। यहाँ से ये आपका पहुँचेगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक और यहीं से यहाँ पर पहुँचेगा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। यहाँ से आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो जाएगा, ये फिर आपका तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ से ये आपका होगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ओके, साथ ही साथ यहाँ से आपका ये बनेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण और ये आपका बनेगा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। ओके, इस तरीके से आपका ये नाइट्रोजन चक्र का उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय का तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये जो PDF में आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जैसे रह गए हैं तो वो आपको PDF में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अब जो भी बच्चे PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 27, 28 और 29 ये 3 ग्रुप के नाम से चलते हैं, है ना। यानी कि बोर्ड एग्जाम व्हाट्सएप ग्रुप है 27 नंबर का। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट आपकी जुड़े हुए हैं कक्षा 8वीं के, है ना। तो अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो और जो भी आप जो PDF वगैरह रहती हैं वो हम वहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट 5 है आपका, कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्य जीव, कोयला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रश्न 2 देख पा रहे हो, ये भी आप उत्तर डाउनलोड यहाँ से कर लो, लिख लो। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 है।
भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर आप प्रश्न क्रमांक 61 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न चौथे का पहला का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये दूसरे का। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आती हैं, प्रश्न क्रमांक 5 का, है ना, ये छठा है। ये जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 17 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उपयोग की सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर उपयोग है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये संगठक है। पहला एलपीजी, तो ये घरुआ उद्योग में ईंधन के रूप में होता है, पेट्रोल मोटर गाड़ी में, मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप आदि में। ओके, तो ये प्रश्न 7 है। ये 8वां, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपका ये चित्र देखने को ये मिल रहा है, पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का, ये आप यहाँ से चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद आप नवा प्रश्न, 8वें के बाद नवा प्रश्न देखोगे, पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रम को समझाइए। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ से आपका 10वां प्रश्न आता है। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण यानी कि पीसीआर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो यह प्रश्न, इसका उत्तर लिख दोगे। हमारा अगला पार्ट है दहन और ऊर्जा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं दहन और ऊर्जा का। देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दहन और अदाह्य पदार्थों की पहचान कीजिए, ठीक है। लकड़ी, कागज, लोहे के कीले, पत्थर, ईंट का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, कास्ट, कोयला। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। अब देखिएगा आप क्या लिखना है इसमें लिखना है आपको, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है, ठीक है। आपका देखिए जो दहन पदार्थ होंगे, लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, मिट्टी का तेल आदि हो जाएगा। और जो अदाह्य पदार्थ हैं आपके, ठीक है, लोहे के कीले, पत्थर या टुकड़े, यानी कि जो जलने वाली चीज़ें नहीं वो आपकी ये हो जाएंगी। और जो आपकी जलने योग्य चीज़ें हैं वो आपकी लकड़ी, कागज, मिट्टी, तेल। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिएगा इसका आंसर आपका है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर यहाँ पर मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक किलोग्राम प्रति केजी हो जाता है, केजी प्लस किलोग्राम हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि ईंधन क्या है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रयोग स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। देखिएगा ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो देखिएगा आप लोगों को पता ही होगा ईंधन क्या होता है, ये दैनिक जीवन में हम अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छे ईंधन क्या होते हैं। देखिएगा अच्छे ईंधन वह हैं जो सहज उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर में सुगमता पूर्वक जलता है, ठीक है। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ यहाँ पर नहीं छोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा ईंधन क्या है और अच्छे ईंधन की आपकी यहाँ पर विशेषताएं हो जाएंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये क्या होता है, CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो देखिएगा ईंधन के रूप में हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, उससे क्या क्या हानिकारक है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अधिकतर सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है।
देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। तो देखिएगा अधिक से अधिक लकड़ी का उपयोग करेंगे जलाने के लिए तो क्या होगा, यहाँ से वन नष्ट हो जाएंगे, तो ये इसका एक दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, इससे क्या मनुष्य को हानि पहुंच सकती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो। यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसका आंसर देखते हैं। जिस दहन में गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाती है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखना होगा। जिस दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो देखिएगा आप इसका कारण जानिएगा। देखिएगा ये क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ जलने लगता है वो आपका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल व पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी चेक किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किस क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। किसी एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो चलिए हम इसका उत्तर भी अब चेक कर लेते हैं। देखिएगा दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी की 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी की टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका मोमबत्ती का देखिएगा, यहाँ पर इसका चित्र आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आपको जो मोमबत्ती को जलाकर मोमबत्ती की ज्वालाकार नामक चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ना, तो आपको स्क्रीन पर अभी चित्र देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नामांकित चित्र में जो भी यहाँ पर बताया गया है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें लिखना क्या है ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मोमबत्ती का गर्म भाग अंदर वाला तथा जलने के बाद बाहर निकली ज्वाला सबसे गर्म होती है। पूर्ण दहन के बाद वह क्षेत्र नीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर पहला है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमें 2 उदाहरण देखना है। तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर कुछ आपको इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन
से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है इसमें, वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनमूलन कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूखा क्यों पड़ता है? सूखा क्यों पड़ता है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं ये हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर हमारे सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अधिकतर वन काटे जा रहे हैं। तो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी आदमी की जाने नहीं दिया जाता है। उनमें सिर्फ क्या होता है, जंतु ही रहते हैं। ठीक है, उनके रखरखाव के लिए विशेष उपबंध भी किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों मनाए जाते हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर जैव मंडल क्यों मनाए जाते हैं आखिरकार। देखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा पंचमढ़ी का जैव मंडल एक आरक्षित क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज यानी कि जो संकटपन्न हमारे जीव जंतु हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना। अगर कोई पूछे रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो रेड डाटा पुस्तक आपकी क्या है, जिसमें सभी संकटपन्न यानी कि जो आपकी विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनका यहाँ पर संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। यहाँ पर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर पूछा गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहते हैं। ये अधिकतर डाउट रहता है छात्रों में कि अभ्यारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपके वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं उसमें क्या मानव गतिविधि बिल्कुल अलाउ रहती है, जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन्हें बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है। और क्या है यहाँ पर देखिएगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा, आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर दो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी। कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए, ताकि हम वृक्षों को काटने से बच सकें। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वनमूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। वनमूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है तथा उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वनमूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि वनमूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है। चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्यों? चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे पर्यावरण के लिए क्या लाभकारी सिद्ध होते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमारे आहार
जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये हमारे जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो हमारे एक आहार जाल और आहार श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है, समझाइए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की अंतर्जीविता एवं संवर्धन कराना है। देखिएगा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना लागू की गई है उसका उद्देश्य हमने आपको बता दिया है। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखना है। लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। हमारा अगला पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा यहाँ पर पार्ट 9 है, जंतुओं में जनन। क्या है? जंतुओं में जनन। अब इसके आंसर हम देख लेते हैं फटाफट से इस वीडियो में। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि IVF का पूरा नाम लिखिए। चलिए IVF का पूरा नाम आपका होता है इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो जो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होता है? आपका सबसे बड़ा होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनन क्या है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन 2 विधियों से होती है, एक लैंगिक जनक और एक होता है आपका अलैंगिक जनक। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरीके से लिखना होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन जिसमें नर तथा मादा योमक के संलयन मादा के शरीर में बाह्य होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा उदाहरण के लिए आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य, गाय, कुत्ते और बाह्य निषेचन होता है मछली, स्टार फिश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का यहाँ पर आपको क्या नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मानव शुक्राणु का यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बनाना है। मानव अंडाणु का मिल रहा है, आपको स्क्रीन पर भी इसका चित्र देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्यों देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है। मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निषेचन करते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। इस कारण वह एक समय पर एक ही अंडा दे पाती है। तो इस तरीके से आप क्या करना, इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर भी। देखिए लैंगिक जनन में नर तथा मादा के युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण मनुष्य। यहाँ पर ले लीजिए आप। अलैंगिक जनन में क्या होगा, केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे कि हाइड्रा। अबीमा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले हम दूसरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती है, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर भी। ठीक है, चलिएगा। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है।
और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे का चूजा बनने से लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच का विस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देखिएगा यहाँ पर निम्नांकित के नामक चित्र यहाँ पर बनाना है। देखिएगा आपका पहला दिया गया युग्मनज का बनाना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, इसका चित्र बनाना है। कोशिकाओं का पिंड, इसका चित्र यहाँ पर भ्रूण का गर्भाशय, तो इनके चित्र हमें बनाना है। तो इन सभी के चित्र आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी के चित्र बनाना होगा। तो इस तरीके से आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इनकी भी हमें चित्र बनाना है। हाइड्रा का मुकुलन यहाँ पर दिया गया है और अमीबा का मुकुलन। तो आपको क्या होगा, स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे चित्र। हाइड्रा में मुकुलन का चित्र भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा और अमीबा में द्विखंडन का भी चित्र आपको क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप वीडियो को रोक कर आसानी से इन चित्रों को देख कर आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा वीडियो को रोक कर। हमारा अब अगला पार्ट आता है पार्ट 10, किशोरावस्था की ओर। चलिए इसके भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरावस्था की ओर देखिएगा, हमारा यहाँ पर पहले यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसके पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर हम देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर किशोरावस्था किसे कहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं किशोरावस्था किसे कहते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की आयु अवधि क्या है, तो देखिएगा किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष से 19 वर्ष तक रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किशोरावस्था कब कब होती है, इसकी एज लिमिट ये कहाँ तक है, तो 18-19 तक इसकी यहाँ पर आयु रहती है और 11 वर्ष से शुरू हो जाती है। किशोरों को टीनएजर भी कहा गया है, ठीक है, क्या टीनर्स भी कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाली कोई 2 परिवर्तन को लिखना है। देखिएगा यहाँ पर हल्की दाढ़ी मूंछों का आना यहाँ पर किशोर अवस्था का ही एक मेन कारण होता है। अगला है जनन क्षमता का विकास भी यहाँ पर किशोर अवस्था में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थों का नाम देखिए। एक आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन एवं एक हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। ये आपके 2 यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथ हैं, इनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। देखिए जो एड्स रोग है वो आपका HIV रोग के द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, विषाणु नामक द्वारा होता है ये रोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पर, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नर में यहाँ पर देख क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और मादा में आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन आपका यहाँ पर नर में होता है और एस्ट्रोजन यहाँ पर आपका किस में होता है, मादा में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ पाई जाती है। देखिए जो पीयूष ग्रंथि है आपका अंतःस्रावित ग्रंथि है, ठीक है, जो आपके क्या मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ से जुड़ी होती है, पीयूष ग्रंथि आपकी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। अपनी बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी कि बीमारी से ग्रसित है, इसका कारण क्या है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर लड़का गाइटर नामक व्याधि यानी कि बीमारी से ग्रसित था। गाइटर नामक जो बीमारी होती है उससे ग्रस्त था, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। किसका रोग है, थायराइड ग्रंथि का रोग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को
प्रतिबिंबन एक बार स्नान प्रतिदिन यहाँ पर प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। ये किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोनों की यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पीयूष ग्रंथि आपकी वृद्धि हार्मोन हो जाएगी और आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो आपकी इंसुलिन हार्मोन से कनेक्टेड रहेगी। एड्रेनल ग्रंथि आपकी एड्रेनालिन हो जाएगा और अगला है थायराइड ग्रंथि, तो थायरॉक्सिन से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की यहाँ पर सूची आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। जनन क्षमता का विकास करना इसका आंसर हो जाएगा। पहला आपको लिखना है इस, ठीक है। दूसरा लिखना लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। दाढ़ी मूंछों का आना। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वयंवर का परिवर्तन, सौम्य में परिवर्तन, ये है सौम्य में परिवर्तन, ठीक है। श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। इसके अलावा आपको जनन अंगों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक सारणी दी गई है। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई यहाँ पर दी गई है। तो हम देख लेते हैं फटाफट। ये कुछ आपका दिया गया है, इसको आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ में यहाँ पर दर्शाना है। तो आप देखिए, वीडियो को रोक लीजिए एक बार और फिर यहाँ पर इस ग्राफ को इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, पहले में आपको लिखना है यहाँ पर आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा बढ़ती है। देखिए, आयु के हिसाब से इस तरीके से आपको यहाँ पर किस वर्ग में लड़कियों की लंबाई क्या समान है, तो 16 वर्ष की जो लड़के और लड़कियाँ हैं उनकी आयु लंबाई क्या समान हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, तो 20 वर्ष में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ एक नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो इसका भी आपको चित्र यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे भी आप एक बार वीडियो को रोककर आप चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर आपको कुछ लिखना भी है, तो क्या लिखना है ये देख लीजिएगा। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स तथा एक वाई होता है। युग्म में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अविसेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए हम इसका आंसर अब देख लेते हैं कि देखिए, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में आपको यहाँ पर समावेश करना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियाँ होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। लोहे तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, आंवला इत्यादि किशोर के लिए बेहद अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। हमारा अगला पार्ट है पार्ट 11।
बल तथा दाब। चलिए अब हम इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं तीक्ष्ण क्यों होते हैं। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र आपको लिखना है। देखिए दाब की परिभाषा क्या होती है। दाब की परिभाषा होती है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो कि बल लगाने पर वस्तु पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं ये पूछा गया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए बल लगाने पर किसी वस्तु पर निम्नलिखित यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। विराम से गति अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। चाल में परिवर्तन आ जाएगा बल लगाएंगे तो। दिशा में भी यहाँ पर परिवर्तन आएगा और आकृति में भी परिवर्तन आएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहेली के पास एक गुब्बारा है, ठीक है, लेकिन उसमें सुराख है। पहेली के ये गुब्बारा नहीं फूल रहा है। पहेली से क्या हो रहा है, ये गुब्बारा नहीं फूट रहा है, बताइए क्यों। देखिएगा यहाँ पर पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। क्या है, उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण क्या हो रहा है, गुब्बारे में वायु नहीं जा रही है, ठीक है। वायु नहीं रुक पाएगी जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सारणी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा पहले में आपको क्या लिखना है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है तो धक्का देना होगा। आकर्षण होगा, बिल्कुल आकर्षण होगा। दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना पड़ेगा, उसमें आपको आकर्षण करना पड़ेगा। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, बिल्कुल आकर्षण होगा। ये इसमें अभिकर्षण, आपको क्या खींच रहे हो तो क्या होगा, अभिकर्षण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिए गए धक्का देना, खींचना, ठोकना, ये सभी दिखेगा, जिसमें जो भी ऑप्शन आप फिट हो रहा है वो आपको इस तरीके से लिखना है। फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनल्टी टिक लेना या ठोकर मारना है तो ये आपका अवकर्षण हो जाएगा। और किसी मेज की दरवाजे को खोलना तो खींचना है, इसमें भी आपका अभिकर्षण हो जाएगा। चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लें। क्रियाकलाप द्वारा आपको दर्शाना है। तो देखिए एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पैने के पास चारों दिशाओं में चारों छेद कीजिए समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से द्वारा समझाइए। देखिए वायुमंडल दाब क्या होता है, हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस अवस्था को वायुमंडलीय कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों के हिलने से पत्ते, ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई, ठीक है, पहली। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने वो भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्तर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए असंपर्क बल ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। देखिए उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर, ये आपको एग्जाम्पल लिखना है।
अब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है देखिएगा, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों पर कागज का टुकड़ा उस पर चिपक जाता है। ये आप एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। देखिए, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण से आप देखिएगा, यहाँ पर पेड़ से फल का धरती पर गिरना यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को आपको समझाना है, द्रव द्वारा लगाया गया बल। चलिए हम इसे भी देख लेते हैं, द्रव द्वारा समझाया गया बल। देखो, द्रव द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर या खींच बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तानकर तक पानी भरने पर नीचे बंधे खड़े गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है। ठीक है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। तो उस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। इस तरीके से इसका आंसर भी आपको लिख लेना है कि चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय आपका बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेशीय बल क्या होता है। पेशीय बल देख लीजिएगा अब क्या होता है, किसी वस्तु को उठाने पर पेशीय द्वारा लगाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को उठाने पर पेशीय द्वारा लगाने वाला बल पेशीय बल यहाँ पर आपका कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पार्ट है पार्ट 12 यानी कि घर्षण। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, घर्षण। अब देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो चलिए देखिएगा, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति आपकी क्या कहलाती है। यहाँ पर घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी भी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक उसके सर्पी घर्षण का माप होती है। तो उस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक आपका पृष्ठीय अनियमितता हो जाएगा, पृष्ठ पर लगने वाला बल हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा आपका, माध्यम में आपका वायु जल और स्थल आ जाएंगे। इसके अलावा आपको लिखना है, दो पृष्ठों की प्रकृति ये तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना होगा। देखिए, माचिस होगा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। किसके कारण लगती है, घर्षण के कारण लगती है। अगला क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या फिर सरकने में यहाँ पर मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो देखिएगा, खिलाड़ियों के जूतों की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है, क्यों। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है।
जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो उस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए देख लेते हैं स्नेहक क्या होते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका तेल, ग्रीस आदि हो जाएगा। उपयोग देखिएगा यहाँ पर आपका स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों में घिसने से बचाने के लिए भी यहाँ पर हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम करते हैं, दिए गए कथनों को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहिया घर्षण कम कर देते हैं यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचें तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। क्या कर देती है, हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। कमानी द्वार तुला क्या है। अगला क्वेश्चन है, कमानी द्वार तुला क्या है। चलिए देख लेते हैं। कमानी द्वार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस बात को उदाहरण सहित आपको समझाना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर घर्षण हानिकारक है परंतु ये घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते, यहाँ देखिए। चल नहीं सकते, भोजन का पाचन नहीं हो सकता, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, चालक से बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता, चाक से बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता, भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी अगर घर्षण नहीं होगा तो बच्चों अगला हमारा पाठ है पाठ 13 ध्वनि। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वीणा है वो आपका तनित डोरी यानी कि तार से होता है, तबला आपका तनित झिल्ली से होता है, ढोलक में आपका तनित झिल्ली होता है, बांसुरी में वायु स्तंभ है और झांझ मजीरा में आपका तरंग है। चलिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट करना है। देखिएगा, जो मानव में ध्वनि वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं तो कंठ में उत्पन्न होता है, वाद्य यंत्र कहलाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष महिला तथा बच्चों की वाक् की ध्वनि भिन्न भिन्न होती है, क्यों। देखिए, पुरुषों में वाक् तंतों की लंबाई क्या होती है, 20 mm होती है, महिलाओं में 15 mm होती है तथा बच्चे में वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। देखिए, मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में क्या आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किससे मापा जाता है। देखिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या प्रतिदोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज यानी कि H2 में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, धातु की छड़ी यहाँ पर टंगी हुई है, इस तरीके से आपको भी टांग देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्लेट पर छड़ी से चोट करने पर हम देखते हैं कि आवाज़ में कंपन होने लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र से समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव में होता है। तो इस तरीके से आप चित्र को देख लीजिएगा, जल में ध्वनि का संचरण हो रहा है, इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिएगा, एक बाल्टी लीजिए, इसमें भरिए, एक हाथ में एक छोटी
घंटी लीजिए और घंटी को जल के अंदर बजाइए तथा अपने कान को जल की सतह पर रखिए। हम देखते हैं कि ध्वनि का संचरण जल में होता है। अगला क्वेश्चन है, संगीतमय ध्वनि शोर किस प्रकार से भिन्न है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनि, विस्फोट, पटाखे फोड़ना, मशीन, लाउड स्पीकर आदि। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मानव कान का नामक चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इसका चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को रोक कर इस चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा सा कुछ लिखना है। क्या लिखना है, देखिए। कर्णपट एक तनित रबड़ है, रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपट को कंपित करते हैं। कर्णपट कंपन करे अंतरकर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला अध्याय हमारा पाठ 14, विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव। चलिए इसके सभी क्वेश्चनों के उत्तर हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण बताइए। देखिए आसुत जल लवणों से मुक्त होते हैं, इसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिएगा तांबा दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, रबड़ दिया गया है, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। देखिए विद्युत के चालक हो जाएंगे आपका तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा हो जाएगा। विद्युत के कुचालक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिएगा इसका आंसर लिखना है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अपक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके संभावित कारण क्या हो जाएंगे, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देती है तो क्या हो जाता है, संप्रेक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब नहीं जलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गीले हाथों से वैद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि इसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। विद्युत लेपन एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल का हैंडल, गैस बर्नर, पहिया आदि में किया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेना है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इसका जो क्रियाकलाप का चित्र है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को रोक कर चित्र को बना लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि माचिस की खाली डिबिया विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख चित्र बनाना है। तो इसका भी आपको चित्र यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नींबू दिया गया है, हाँ सुचालक, आपको इस तरीके से इसे भर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भर दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं अगले पाठ पर, अध्याय हमारा 15, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि
भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? देखिए, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। देखिए यहाँ पर सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं? गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख देना होगा कि सर्दी में जब स्वेटर आप उतारते हैं तो हमारी त्वचा में रगड़कर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूकंप क्षेत्र अथवा विध्वंस क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखिए, जो भारत में यहाँ पर अधिक भूकंप आते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इस तरीके से आपको सामने स्क्रीन पर यह इस क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की संरचना का यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है। तो पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा और आराम से इस चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भूपरपटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप से दिखाई देता है? तो इस तरीके से आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा होगा, आप इस आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा यहाँ पर आपको समझाना है। देखिएगा, यहाँ पर आपको आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारे पर सजातीय आवेश है अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युत दर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार समझाइए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को रोककर आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा ये भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र चित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तड़ित चालक किसे कहते हैं, इसका आंसर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, आपकी स्क्रीन पर आंसर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों से आप क्या प्रयास करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यदि आप घर पे हैं तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना होगा। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे? तो आप इन 2 पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, इनको आप फॉलो कीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है अध्याय 16 प्रकाश। परावर्तन के नियम है पहला क्वेश्चन, अध्याय 16 प्रकाश। इनके सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है। परावर्तन के नियम यहाँ पर बोलना है, लिखना है। पहला है, आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए इस तरीके से इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? देखिए, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदु के पैटर्न होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो इस तरीके से आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाले कोई प्राकृतिक उदाहरण देना। देखिए, प्रकाश के अपने रंगों को विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका की प्रकार एवं उनके कार्य यहाँ पर लिखना है। देखिए, रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। शंकु पहला है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुखग्राही होते हैं, दूसरा है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुखग्राही होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाली दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो? इन दोषों को निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप एक बार वीडियो को रोक कर इस आंसर को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? देखिए इसका आंसर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक कर्ण आरेख आपको यहाँ पर खींचना है। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर एक आपतितकरण और परावर्तितकरण, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक चित्र डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दीगर उत्तर प्रश्न दिए गए हैं कि मानव नेत्र का नामक चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोकना है और इस चित्र को आराम से बैठकर बना लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ इन पॉइंटों को लिखना है, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं आपको किस तरीके से इसको लिखना होगा। देखिए कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। फिर गले से बनी बेलनाकार आकृति में लगाएं। ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार पिंड लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद कर दें। इस प्रकार आप कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखना है। तो इस तरीके से आपके सामने कैलाइडोस्कोप के यहाँ पर उपयोग दिए गए हैं। आप एक बार वीडियो को रोकिए और इस आंसर को लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को रोकिए और इस चित्र को आसानी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको सभी अध्यायों के आंसर बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस वीडियो जितने भी हमने आंसर बताए हैं आपको इसके PDF फॉर्मेट मिल जाए, तो आप पिछली वाली जो वीडियो है स्टार्टिंग में आप देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको इसकी PDF मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हमने अभी क्लास जो आपका है उसके जो आपके 16 चैप्टर दिए गए हैं, उन सभी 16 चैप्टरों के आंसर हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी, अपने जो दोस्त हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको अब किस सब्जेक्ट के यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।